बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, 9 मई को गुजरे तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने को है और 9 मई का उर्स भी इस वक्त बहुत करीब है। लेकिन इस 1 साल के अंदर इमरान खान को जिस तरह से दीवार से लगाने की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की, हर तरह का हथकंडा इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, लेकिन इमरान खान उतनी ताकत से जो है वो सामने आया और उसका प्लान इस वक्त ये है कि वो जितना प्रेशर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बिल्डअप करेंगे और उतनी जल्दी इस्टेब्लिशमेंट हार मानेगी और इमरान खान अपनी जीत के बहुत करीब पहुंच जाएगा। और वाकई तौर पर इमरान खान अपनी जीत के बहुत करीब है। तो जनाब, आज मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि चीफ साहब का मकरू तरीन खेल पकड़ा गया है। ये कौन सा खेल खेला जा रहा है और मई के महीने में कैसे इस पूरे मुल्क में शब खून मारा जाएगा। और फिर चीफ साहब के इस मकरू खेल के बाद इदारे में एक बहुत बड़ी बगावत खड़ी हो चुकी है। इदारे में खुली जंग का ऐलान कर दिया गया है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात बमा हकाइक और बमा सबूत मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि ताकतवर इमरान खान के पांव पड़ गए हैं। अब बात माफियों तक जा पहुंची है। वो लोग जो कभी इमरान खान को बैठकर फितना, काफिर, मरज़ई, एंटी पाकिस्तान, एंटी स्टेट, कभी यहूदियों का एजेंट बताया करते थे, आज वो घुटनों के बल गिर गए हैं। ये अल्लाह हक है, सच का खुदा है। ये खबर क्या है, इस वक्त इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में क्या चल रहा है, अहम तरीन तफसीलात हैं इस हवाले से जो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर तीसरी खबर पर हमने बात करनी है कि शेर अफजल मरवत, आज उन पर एक कातिलाना हमला या फिर हादसा उनको पेश आया। ये वीडियो जो इस वक्त मंजराम पर आई है उसने हिला कर रख दिया है। उस वीडियो का पोस्टमार्टम करना है। शेर अफजल मरवत साहब क्या महफूज हैं और उनके साथ कैसे ये हादसा पेश आता है, तमाम तर तफसीलात मैंने उनके हवाले से आज मैं आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे अहम खबर के इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब को बार बार ये कहा जा रहा है कि आप इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि वो हुकूमती बेंचेस में तो नहीं बैठ रहे। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब को जब हुकूमत ये ऑफर कर देगी कि हम आपको फलां वजारत देते हैं और वो वजारत इनकी मनपसंद वजारत होगी जिसमें माल ज्यादा बनेगा, मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत के खिलाफ के हक में जाकर बैठ जाएंगे। ये जो है वो इनसिक्योर से इंसान हैं, लेकिन ये भी बड़ा खुलकर बोलते हैं इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, क्योंकि फॉर्म 47 के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने इनको कुछ नहीं दिया, इनको मिला कुछ नहीं है इस्टेब्लिशमेंट से, तो लिहाजा अब ये बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। तो आज मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनने का इशारा दे दिया है। ठट्ठा में मीडिया से उन्होंने कुछ अहम तरीन गुफ्तगू की और कहा कि हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अलायंस की तजावीज़ अभी सामने नहीं आई, लेकिन उसकी उम्मीद की जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफूद के साथ मुलाकातें हुई, बामकसद मुज़ाकरात का माहौल बनता है तो हम खुशामदीद कहेंगे। 9 मई को पेशावर में JUI का मिलियन मार्च भी होगा। अपोजिशन जमातों की मुश्तरका एहतजाजी तहरीक के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजल रहमान से राब्ता किया है। दराया का ये कहना है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से मौलाना फजल रहमान से फौरी राब्ते के बाद JUI फे को एहतजाजी तहरीक में शामिल होने के लिए बाकायदा दावत भी दी जाएगी। इसके अलावा अपोजिशन जमातों की मुश्तरका एहतजाजी तहरीक के सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह असद कैसर ने पार्टी अरकान से मुशावरत भी जनाब मुकम्मल कर ली है। और अब मौलाना फजल रहमान साहब कभी भी और किसी भी वक्त हुकूमत के इस जो है वो ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे। और फिर आपने देखा कि जो खबर मैंने ब्रेक भी की थी कि हनीफ अब्बासी और अनवरुल्लाह काकड़ साहब जो है उनकी लड़ाई होती है। अनवरुल्लाह काकड़ साहब ने धमकी दी हनीफ अब्बासी को कि तुम तो फॉर्म 47 की पैदावार हो, अगर मैं ये बेनकाब करना शुरू कर दूं तो आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अब जनाब आपने ये देखना है, तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर जो है वो रद्देमल दिया। तहरीक इंसाफ ने अनवरुल्लाह काकड़ के फॉर्म 47 से मुतालिक बयान पर जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा कर दिया। अनवरुल्लाह काकड़ साहब उस वक्त निगरान वज़ीर आज़म थे, उनकी कस्टडी में, उनके अंडर ये इंतखाबात होते हैं, उनकी जिम्मेदारी में इंतखाबात हुए हैं। तो उन्होंने जो धमकी दी है तो उस पर तहरीक इंसाफ ने कहा कि साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ और हनीफ अब्बासी में होने वाली तकरार पाकिस्तानी कौम की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। तकरार दर हकीकत कौमी खजाने की चोरी में मुलव्विस किरदारों का इतराफ़ जुर्म है। गुफ्तगू का शफाफ और तहकीकात का मुतकाजी है। साबिक निगरान
वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ ने आईनी इख्तियारात से तजावुज़ किया। वाफर गंदम की मौजूदगी के बावजूद इजाफी गंदम की दरामद का खुमियाजा किसान भुगत रहे और गुफ्तगू के तनाजुर में जुडिशल कमीशन कायम करके जिम्मेदारान का एहतसाब किया जाए। यानी कि इनकी छतरी के नीचे फॉर्म 47 के ऊपर धांधली हुई और इन्होंने आर्टिकल 6 के खिलाफ वर्जी की है, आइन को तोड़ा है और 90 दिन से ज्यादा निगरान हुकूमत का कयाम हुआ, तो लिहाजा आइन के आर्टिकल के तहत इनको फांसी होनी चाहिए। ये एक अहम तरीन खबर है। तो अब जनाब ये सारी सूरत हाल तो आपके सामने है। सबसे पहले शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से जो अहम तरीन खबर इस वक्त पेश आई है कि शेर अफजल मरवत साहब जो है वो डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद वापस जा रहे थे और वहाँ पर उनकी गाड़ी को बड़ा ख़तरनाक किस्म का हादसा पेश आया। तो ये वीडियो आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं कि उनकी गाड़ी जो है वह हादसे का शिकार हो गई है। तो जनाब वो हादसे का शिकार कैसे हुई जिसमें शेर अफजल मरवत और उनके साथी मौजूदाती तौर पर जो है वह हादसे से महफूज नहीं हैं। उनकी गाड़ी को सुबह खैबर पख्तूनख्वा के इलाके डेरा इस्माइल खान से वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद वापसी के दौरान हादसा पेश आया और बताया ये जा रहा है कि वो जनाब इस वक्त मामला यह है कि शेर अफजल मरवत साहब की जो गाड़ी के दोनों टायर हैं वो बुरी तरह से ब्रस्ट हो गए हैं, बुरी तरह से फट गए हैं और ये टायरों की हालत आप वीडियो के अंदर भी देख रहे होंगे कि इंतहाई बुरी हालत है। और ये क्या एक साजिश हुई है, क्या हादसा हुआ है, ये मामला क्या है, ये जनाब जो है वो अब से कुछ दिन के बाद पता चल भी जाएगा। शेर अफजल मरवत का मौक़िफ़ इस पर क्या होगा वो अब जाकर जो है उनके मौक़िफ़ का इंतजार हो रहा है, लेकिन उनकी गाड़ी को जनाब ये बड़ा संगीन किस्म का जो है वह हादसा जनाब पेश आया है। अब जनाब ये सारी चीज़ें तो आपके सामने हैं। ताकतवर इस वक्त इमरान खान के जनाब पाँव पड़ गए और ताकतवर ने हर तरह का कार्ड इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया। फितरा, काफर, मरज़ई, एंटी पाकिस्तान, एंटी स्टेट, एंटी आर्मी, 9 मई का बयानिया जैसे स्टेट नैरेटिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ। पूरा मीडिया उसके लिए आपने हाईजैक कर लिया। जब मीडिया हाईजैक हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक एक सबूत के तहत 9 मई का बांडा फोड़ दिया। अगर ये लोग इतने सच्चे थे तो 9 मई के तमाम तर सबूत पाकिस्तान की फौज या इस्टेब्लिशमेंट इन दादे दहशतगर्दी की अदालत के अंदर लेकर जाती और वहां पर बताती कि ये हमारे पास सबूत मौजूद हैं और लिहाजा देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने GHQ ISI के हेडक्वार्टर्स और बाकी हसास बिल्डिंग के ऊपर हमले किए हैं। तो इस सूरत हाल में इमरान खान को दहशतगर्द डिक्लेयर भी किया जा सकता था, इमरान खान को सजा भी हो सकती थी, उसकी जमात को कलदम भी करार दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। चोर की दाढ़ी में तिनका था। अब चोरों ने करना क्या था? चोरों ने जनाब इमरान खान की हुकूमत जो है वो जमात को दीवार से लगाना था, इमरान खान साहब का रास्ता रोकना था। वो खतरनाक हद तक मकबूल होता चला जा रहा था और फिर 9 मई को बुनियाद बनाकर इमरान खान की पार्टी को तोड़ दिया गया। बहुत सारे लोग फिर वहां से बाहर निकलते हैं। फरह हबीब ने जो जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि एक आदम का रास्ता था, एक शैतान का रास्ता था, यानी कि उन्होंने इमरान खान को शैतान से तशबीह दी। और फिर जो सबसे ज्यादा बदबू तरीन मकरू तरीन खेल रहा जनाब ये रावलपिंडी के फयाजुल हसन चौहान का कि वो तो अवाम के अंदर निकलने के काबिल नहीं रहा। वो जनाब चले गए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर और उसने हर तरह का मकरू खेल खेला। उसने कहा कि इमरान खान यहूदी एजेंट है, उसने कहा कि इमरान खान के पीछे यहूदी ताकतें काम करती हैं, वो जनाब जो जमाइमा गोल्डस्मिथ है वो इमरान खान के पीछे बैठी हुई है। और अब फयाजुल हसन चौहान साहब ने टीवी पर बैठकर ये दावा किया है कि मुझे एक वकील का फोन आया कि अगर आप चाहते हैं तहरीक इंसाफ में वापसी के लिए बात करूं, तो मैंने उससे सेटअप कॉल दी और कहा कि फयाजुल हसन चौहान थूका हुआ नहीं चाटेगा। यानी कि टीवी पर बैठकर फयाजुल हसन चौहान ने यह ख्वाहिश का इजहार किया है। ये सियासत होती है, दिस इज द पॉलिटिक्स, कि आप टीवी पर बैठकर बयान कुछ और दें, पसे पर्दा चीजें कुछ और चलती हैं। यानी कि जो आपके सामने आपको आईना दिखाया जाएगा, आईने के पीछे क्या चल रहा है, हमने उसको टिकअप करना होता है। तो फयाजुल हसन चौहान साहब ने यह ख्वाहिश का इजहार किया है कि लिहाजा अब ना तो इस बार भी वो इलेक्शन में खड़े नहीं हुए, आवाम के अंदर निकलेंगे, उनको झूठियां पड़ेंगी। जैसे गंदी जुबान उसने इस्तेमाल की, 9 मई के रोज ये शख्स बाहर निकला, इसने कहा कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। 9 मई के बाद इसको नजर आ गया कि खान जो है वो दहशतगर्द है। यानी कि ये लोग कॉम्प्रोमाइज्ड है। इनकी फाइलें पड़ी हैं, इनकी गंदी वीडियोस पड़ी हैं, ये सारे के सारे लोग अपनी वीडियोस के ऊपर, अपने गैर अखलाकी हरकत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज्ड हुए और इसने वो कुछ किया जो इनको स्क्रिप्ट के तौर पर दिया गया और इसने हर घटियापन की जो है वो इंतहा कर दी। तो अब ये ताकतवर जो है वो जनाब ये घुटने टेकने पर मजबूर है कि खुदा कोई कहता है खान साहब से मुज़ाकरात कर रहे हैं, यानी कि इस वक्त हुकूमत ये बात कर रही है कि हमें इमरान खान से मुज़ाकरात करने चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कमजोर हो गई है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम इमरान खान के साथ करें तो करें क्या, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस आ चुका है। और जो पार्टी छोड़ने वाले लोग थे जिन्होंने मकरू खेल खेला है वो भी जनाब अब सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फवाद चौधरी जैसे जो शख्स हैं जिन्होंने बहुत कुछ अपना दाव पर लगा दिया, वो खड़े रहे। और उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, मलिका बुखारी, शरीफ मजारिक,
जनाब सदाकत अली अब्बासी, उस्मान डार, अली नवाज जवान, इनकी वापसी का रास्ता वापस इनको आना चाहिए और वापस आ भी रहे हैं। असद उमर साहब जो हैं उनकी वापसी के लिए राह जो है वो हमवार की जा रही है, वो इमरान खान के इंतहाई करीबी साथी हैं। तो खैर जनाब, अब अहम तरीन और खबर की जाने बढ़ते हैं कि चीफ साहब का इस वक्त मकरू खेल जो है वो पकड़ा गया है और इदारे में इस वक्त बगावत हो गई है और खुली जंग का ऐलान किसने कर दिया है, ये अहम तरीन खबर है जनाब। सबसे पहले तो वफाकी वजीर के जो वफाकी मशीर बने हैं शहबाज शरीफ साहब के, वो राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने जनाब ये कहा कि चीफ जस्टिस की मुद्दत का फिक्स होना अदालत के वसी तर मफाद में है। यानी कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होती है, आप लोग हमें ये राग लाते हैं कि मुल्क के वसी तर मफाद में हुआ है, ये हमारी सिक्योरिटी का मसला है, ये हो गया फलाना हो गया, उनके बगैर मुल्क चल ही नहीं सकता। यानी कि अगर बार्डर को एक्सटेंशन ना मिलती उसको मुल्क तबाह हो जाता, इंडिया ने हम पर हमला कर देना था, इजराइल भी आ जाता, अमेरिका भी आ जाता, इन्होंने हमारे मुल्क पर कब्जा कर लेना था। जनरल बाजवा के 3 साल एक्सटेंशन के लिए हमारे मुल्क में कब्जा नहीं हुआ, तो हमें तो बहुत बड़ा फायदा हुआ। ये राग लापे गए ना हमारे सामने। अब चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन के लिए राग ये लापे जा रहे हैं कि अदालत के वसी तर मफाद के अंदर है, क्योंकि चीफ जस्टिस कादी फाइसा साहब जो हैं उन्होंने डील की, ले और दो किया, पीटीए से बदले का रिजाइन वापस लिया, जो कुछ जुल्म बर्बरीत की अदालत के जरिए इंतहा हो गई, तो उसके बदले में चीफ जस्टिस 3 साल की एक्सटेंशन ले रहे हैं। तो जनाब अब पार्लियामेंट में आईनी तरमीम लाई जा रही हैं जुडिशरी के हवाले से। उन्होंने कहा कि जब भी कभी तरमीम की जाएंगी तो उस पर तनकीद जरूर होगी, मामले को तंग नजरी से नहीं देखना चाहिए। 15 साल जुडिशल कमीशन का हिस्सा रहा हूं और पहले 10 साल 2008 से 2018 तक बतौर सूबाई वज़ीर कानून और 2023 तक जजिस तैनाती की पार्लियामानी कमेटी का हिस्सा रहा हूं। मैं हर इजलास में बात सुनी है और उसके पीछे दलाइल भी बड़े ठोस किस्म के हैं। तो लिहाजा अब उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजिस को एक उनकी उम्र जो है हद कर दी जाएगी, यानी कि 68 साल कर दी जाएगी। 65 साल की उम्र में रिटायरमेंट होती है, तो 68 साल उनकी जो है उम्र कर दी जाएगी। और दूसरा ये कि चीफ जस्टिस का टेन्योर फिक्स होना चाहिए। यहाँ 14 रोज के चीफ जस्टिस बने, इस तरह तो मजाक ही बन जाता है। यानी कि चीफ जस्टिस के लिए टेन्योर फिक्स कर देंगे, 3 साल 4 साल 5 साल फिक्स करके, जहां भी कादी फाइसा साहब को एक्सटेंशन दे देंगे। अब इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का शर्फनाक अमल करार दे दिया है। मुल्क में इदारों की जो तबाही हो रही है, जजिस तकर्री आईनी तरमीम इस रवायत का तसलसल है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपनी मुद्दत मुलाजमत के पूरे अरसे के दौरान बतौर चीफ जस्टिस जो तर्ज अमल इख्तियार किया वो आइन और कानून के हवाले से नहायत अफसोसनाक है और काबिल मुज़म्मत भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस आईनी तरमीम की जनाब मुखालफत कर दी है। तो अब मैं आपको जो असल खबर देना चाहता हूं कि इदारे के अंदर जो खुली बगावत की बात हो रही है कि अगर आप ये देखें कि चीफ जस्टिस को जनाब एक्सटेंशन मिल जाएगी और अगर चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल के लिए फिक्स होती है, जिसकी ये बातें हो रही हैं, तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनको चीफ जस्टिस बनने के लिए 3 साल मजीद इंतजार करना पड़ेगा। अब ये जज साहब जो हैं वो भी अब चीफ जस्टिस कादी फाइसा के खिलाफ हो जाएंगे और जस्टिस आयशा मलिक जो पहली खातून चीफ जस्टिस बनने जा रही थी वो उस दौड़ से ही बाहर हो गई हैं और वो चीफ जस्टिस साहिबा जो हैं वो भी अब चीफ जस्टिस के खिलाफ जाएंगी और जस्टिस मुनीब अख्तर वो चीफ जस्टिस बनने से पहले ही रिटायर्ड हो जाएंगे, आने वाले चीफ जस्टिस थे। अब इनके राह में रुकावटें उठाई जा रही हैं, यानी कि ये इदारे में एक खुली बगावत का अंसर पैदा करने की कोशिश हो रही है। अगर चीफ जस्टिस कादी फाइसा साहब इदारे के अंदर मार्शल जिस तरह से लग रहा है तो बाकी जजेस जो हैं वह भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, चाहे वो जस्टिस अतर मिनल्ला हो चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हो। तो हाई कोर्ट के 100 जजेस को उड़ाने का प्लान भी तैयार कर लिया गया है। ये कादी फाइज ईसा का मकरू तरीन खेल है कि पूरी अदलिया को कंट्रोल करके जनाब ये मुल्क में कुछ अनहोनी करेंगे, ये खूनी खेल खेलने की कोशिश करेंगे। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग का अपने लाजमी ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।